गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का। यह हमारा पहला चैप्टर है, अध्याय 1। और बिहार बोर्ड का भी ये चैप्टर बिहार बोर्ड से भी मिलता जुलता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। क्लास 9th में भी हमने जो चैप्टर पहला पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति एनसीईआरटी का, उसमें भी हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना था। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर हमारा क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज का हमारा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म की भावना विकसित हुई। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती है, राष्ट्रवाद की भावना आती है, नेशनलिज्म की भावना का विकास होता है, जिसके कारण आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। तो ये जो 19वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद की भावना है, उससे क्या हुआ, आधुनिक राज्यों का निर्माण शुरू हो जाता है। इस अध्याय में फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी और इटली का एकीकरण तथा राष्ट्रवाद के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। हमने क्लास 9 में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा कि कैसे राजतंत्र को ख़त्म कर दिया जाता है, एक निरंकुश राजतंत्र को जड़ से उखाड़ फेंका जाता है। उसके बारे में इसमें भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद 1789। तो जैसा कि क्लास 9 में हमने पढ़ा था, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस में राजशाही के विरुद्ध हुई थी। फ्रांस में राजशाही था, फ्रांस में उस समय राजतंत्र हुआ करता था और वहाँ पे बहुत ही गरीबी, भूखमरी आ गई थी। 3 स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को कर नहीं देना होता था, लेकिन थर्ड स्टेट जिसमें कि किसान, कारीगर, मजदूर और बहुत सारे जनता के सभी समूहों के लोग जिस थर्ड स्टेट में आते थे उन्हीं को ही कर देना होता था। और साथ ही कर के अलावा उन्हें एक और कर लगाना होता था जो कि चर्च से संबंधित था, जिसे टाइल कहा जाता है। तो कर देने के बाद उन्हें एक और कर देना होता था जो कि चर्च से संबंधित था, टाइल नाम का कर। तो इससे भी उनमें बहुत भारी असंतोष धीरे धीरे बढ़ रहा था और जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही थी उस गति से उत्पादन नहीं हो रहा था। ब्रेड की कीमतें बढ़ गई थी, रोटी की कीमतें बढ़ गई थी और इससे क्या होता है, पूरे जनमानस में असंतोष होता है और धीरे धीरे फ्रांस की क्रांति का शुरुआत हो जाता है और वहाँ पे राजतंत्र खत्म करके प्रजातंत्र की स्थापना की जाती है। स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी एंड बंधुत्व, फर्टिनिटी के विचार फैले। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार सबसे पहले फ्रांस से ही फैला। जनता को राष्ट्र का वास्तविक मालिक बनाया गया और जनता जो है, जनता को ही राष्ट्र का वास्तविक मालिक माना गया 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद। राष्ट्रीय पहचान बनाने के उपाय। तिरंगा झंडा अपनाया गया। राष्ट्रीय पहचान किस तरह से बनाए गए, तो सबसे पहले झंडा अपनाया गया, तिरंगा झंडा अपनाया गया। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रयोग, राष्ट्रीय गान का प्रयोग किया गया, राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रयोग किया गया। समान कानून लागू किए गए, एक समान नाप तौल प्रणाली लागू की गई। फ्रेंच भाषा अपनाया गया और राष्ट्रीय फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो किस तरह से लोग आगे आते हैं, राजतंत्र को उखाड़ फेंकते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय पहचान बनाने का उपाय करते हैं। तो ये सब कारण थे। तिरंगा झंडा को अपनाया जा रहा था, फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग किया गया, समान कानून सभी लोगों के लिए लागू किए गए। उसके बाद नेपोलियन और राष्ट्रवाद। अब हम लोग देखेंगे नेपोलियन और राष्ट्रवाद। तो फ्रांसीसी क्रांति में हमने पढ़ा था नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन ने भी राजतंत्र की स्थापना की थी और 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई, नेपोलियन कोड 1804 में। कानून के समक्ष समानता, निजी संपत्ति का अधिकार मान्य। और इस नेपोलियन संहिता के अनुसार कानून के समक्ष निजी संपत्ति का अधिकार मान्य हो गया। जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त। जन्म से जो विशेषाधिकार मिलते थे, इसी जन्म से मिले विशेषाधिकार के कारण राजतंत्र चल रहा था, मतलब राजा का बेटा राजा। तो इस
पद्धति को ख़त्म कर दिया गया, जन्म आधारित विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए। इसका प्रभाव क्या पड़ा? आधुनिक प्रशासन विकसित होता है, सामंतवाद कमजोर और कई देशों में फ्रांसीसी प्रभुत्व के खिलाफ विरोध बढ़ा। सामंतवाद कमजोर होने लगा और कई देशों में फ्रांसीसी प्रभुत्व के खिलाफ विरोध भी होने लगा, क्योंकि बहुत से लोग चाहते थे कि राजतंत्र ही रहे, तो इसके खिलाफ विरोध भी हो रहा था। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास 1815 की वियना कांग्रेस। 1815 में वियना कांग्रेस होता है, नेपोलियन की हार के बाद आयोजित हुई। तो नेपोलियन की हार हो जाती है तो उस समय वियना कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की बैठक होती है। अध्यक्ष थे क्लेमेंस वॉन मेटरनिच। उद्देश्य था पुराने राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, और पुराने राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए वियना कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। नेपोलियन की हार हो जाती है और इसके अध्यक्ष थे क्लेमेंस वॉन मेटरनिच, जो कि चाहते थे कि राजतंत्र की फिर से स्थापना हो जाए। उदारवाद, उदारवाद के बारे में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समान अधिकार, प्रतिनिधि सरकार की मांग। उदारवादी जो थे वो मांग कर रहे थे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, समान अधिकार की और प्रतिनिधि सरकार की मांग कर रहे थे उदारवादी लोग, जो उदारवाद के पक्ष में थे। क्रांतिकारी आंदोलन, ज्यूसेप्पे मैज़ीनी, इटली के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता। क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे यूरोप में। एक तरफ तो फ्रांस से लोग प्रेरित हो रहे थे राष्ट्रवाद के लिए, उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, तो इसमें भाग लिया था इटली के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मैज़ीनी ने। यंग इटली और यंग यूरोप संस्थाओं की स्थापना, इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप संस्थाओं की स्थापना की थी। एकीकृत इटली का सपना देखा था, और मैज़ीनी ने एकीकृत इटली का सपना देखा था। 1830 और 1848 की क्रांतियाँ, यूरोप के अनेक देशों में विद्रोह। इस बीच में यूरोप के अनेक देशों में विद्रोह हो रहे थे। जनता ने लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता की मांग की, और अलग अलग जगह के लोग जो हैं, अलग अलग जगह के लोग मांग कर रहे थे, इस आंदोलन से प्रेरित होकर के लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता की मांग कर रहे थे। जर्मनी का एकीकरण, फ्रैंकफर्ट संसद 1848। जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया गया। जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा था, संविधान बनाया गया, प्रयास असफल रहा। जर्मनी को भी एक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा था, संविधान बनाया गया, लेकिन वो असफल रहा। एकीकरण के प्रमुख नेता थे बिस्मार्क, और जर्मनी में एकीकरण, इटली में प्रमुख नेता थे मैज़ीनी और जर्मनी में थे बिस्मार्क। ये हमें याद रखना, इटली के नेता मैज़ीनी और जर्मनी के बिस्मार्क। प्रशा के प्रधानमंत्री जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता, प्रशा के प्रधानमंत्री थे और जर्मनी एकीकरण के मुख्य निर्माता कौन थे? बिस्मार्क थे। विलियम प्रथम 1871 में जर्मन सम्राट घोषित, विलियम प्रथम को 1871 में जर्मन सम्राट घोषित किया गया। और एकीकरण, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध, और डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध होता है। विलियम प्रथम को 1871 में जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, और 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। इटली का एकीकरण, प्रमुख नेता थे काउंट कैमिलो डे कैबोर, सार्डिनिया के प्रधानमंत्री। काउंट कैमिलो डे कैबोर इटली के एकीकरण के प्रमुख नेता थे और सार्डिनिया के प्रधानमंत्री थे। कूटनीति द्वारा एकीकरण को आगे बढ़ाया, उन्होंने कूटनीति के द्वारा एकीकरण को आगे बढ़ाया। गैरीबाल्डी क्रांतिकारी सेनानी थे, उस टाइम के क्रांतिकारी सेनानी इटली के थे गैरीबाल्डी। दक्षिण इटली के एकीकरण में शामिल किया गया, दक्षिण इटली को एकीकरण में शामिल किया गया। गैरीबाल्डी ने दक्षिण इटली को एकीकरण में शामिल किया। और इमैनुअल द्वितीय एकीकृत इटली के प्रथम राजा बने। इटली का भी एकीकरण हो गया और इमैनुअल द्वितीय इटली के प्रथम राजा बने। 1861 में इटली एक राष्ट्र बना, और वो दिन आ गया जबकि 1861 में इटली एक राष्ट्र बन जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। तो इटली में हमने देखा, जर्मनी में देखा, अब देखेंगे हम लोग ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनाया गया। तो यूनाइटेड किंगडम किसको किसको मिला के बनाया गया है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, तीनों को मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम बनाया गया। 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन महत्वपूर्ण था। 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन लाया गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। अंग्रेजी संस्कृति को प्रमुखता दी गई, और इस एक्ट में अंग्रेजी संस्कृति को प्रमुखता दी गई। राष्ट्र की कल्पना मैरियन
फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक मैरियन फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक था, जो कि एक स्त्री रूपक देवी थी, स्वतंत्रता और गणराज का प्रतीक। तो फ्रांस की राष्ट्रीय कल्पना, जिसको लोग फ्रांस में जो लोग राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे, वो एक ऐसा प्रतीक बनाते हैं राष्ट्र के लिए, जो कि एक मैरियन, जिसका नाम मैरियन रखते हैं, जो कि एक स्त्री रूपक होती है और स्वतंत्रता और गणराज का प्रतीक होती है। जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक जर्मनिया था, वीरता और एकता का प्रतीक। तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रतीक है जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। और इसके तलवार पर खुदा हुआ है जर्मन तलवार, जर्मन राइन की रक्षा करती है। जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक यही था जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। वीरता और एकता का प्रतीक इसे माना गया। बाल्कन क्षेत्र और राष्ट्रवाद, अब देखेंगे हम लोग बाल्कन क्षेत्र और राष्ट्रवाद के बारे में। तो बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे? ग्रीस, सर्बिया, बुल्गारिया। ग्रीस, सर्बिया और बुल्गारिया आदि के क्षेत्र शामिल थे। बाल्कन प्रदेश में ग्रीस, सर्बिया, बुल्गारिया आदि के प्रदेश शामिल थे। विभिन्न जातीय समूह इसमें रहा करते थे। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के संघर्ष, और यहाँ पे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के लिए लगातार संघर्ष होने लगे, क्योंकि लोग देख रहे थे कि फ्रांस में भी कैसे कैसे उथल पुथल हुआ, इटली में, जर्मनी में, तो ये सब ब्रिटेन में भी फिर हो गया। तो ये सभी लोग देख रहे थे कि अब हमें भी अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। परिणाम, यूरोपीय शक्तियों के बीच तनाव बढ़ा, और इसका परिणाम क्या होता है? यूरोपीय शक्तियों के बीच लगातार जो तनाव पैदा हो रहे थे, उससे लगातार तनाव, जो उथल पुथल हो रहा था देश दुनिया में, तो इन देशों के बीच लगातार तनाव उत्पन्न हो रहे थे, और इसी तनाव का परिणाम हमें देखने मिलेगा प्रथम विश्व युद्ध। आगे चलकर यही तनाव वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कारण बना। तो ये जो फ्रांस की क्रांति से स्टार्ट होते होते बाल्कन प्रदेश के, बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद ही क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध हमें देखने को मिलेगा, इसका परिणाम। महत्वपूर्ण तिथियाँ, अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण तिथियाँ जो हमें याद रखना है। 1789 में क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। तो 1789 में क्या हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति। 1804 में नेपोलियन संहिता बना था। 1804 में नेपोलियन संहिता बना था। 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। जब नेपोलियन की हार हो जाती है तो वियना कांग्रेस बनता है। 1830 में यूरोप में क्रांतियाँ होती है। 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद की स्थापना होती है। 1861 में इटली का एकीकरण होता है और 1871 में जर्मनी का एकीकरण होता है। तो ये था हमारा क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री का शॉर्ट नोट, जिसको पढ़ने के बाद आप लोग अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो बातें बहुत अच्छे समझ में आने वाली है। तो अभी फ़िलहाल आप लोग हूबहू जैसे मैंने बोर्ड पे नोट्स बनाया वैसे बना लीजिए और चैप्टर को 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और बातें समझ में आई होंगी। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।